हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूं अर्धनारीश्वर चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों इससे पहले हम लोग अर्धनारीश्वर चैप्टर इसको लिखने वाले जो थे हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, इसके बारे में पढ़े हैं बहुत ही शानदार तरीके से। मैं आशा करता हूं इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज हम लोग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, पहले तो आप एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से समझिएगा, फिर उसके बाद 2-3 बार पढ़िएगा, फिर उसके बाद इसका आंसर कमेंट में देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए बिना विलंब किए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं और एक बार अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कर दीजिए, ताकि इससे होगा क्या कि आपका दोस्त इससे लाभान्वित होगा। ठीक ना? तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर समझिए, उसके बाद कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक ना? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। इसी के साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों पहले आप लोग पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर कमेंट में देने का कोशिश कीजिए। ठीक ना? तो दिनकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है? आपको बता दें कि दिनकर जी का जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग एक बिहारी हैं जिससे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी जन्मे हैं। ठीक ना? देख लिए यहाँ तक। एक एक क्वेश्चन याद करते चलिएगा, साथ साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। इससे आपको भी याद होगा और जिससे हमको मोटिवेट मिलेगा कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ठीक ना? तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का माताजी की क्या नाम थी? रामधारी सिंह दिनकर का माताजी की क्या नाम थी? तो क्या नाम थी दोस्तों? मनरूप देवी। जब हम लोग लेखक परिचय कर रहे थे तब उसमें बहुत ही शानदार तरीके से ये सब चीज को डील किए थे। मैं आशा करता हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले और पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी के पिताजी का क्या नाम था? दोस्तों आपको बता दें कि दिनकर जी के पिताजी का नाम था रवि सिंह। याद रखिएगा, क्या नाम था पिताजी का राष्ट्रकवि के? तो रवि सिंह नाम था। ठीक ना? याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी की क्या नाम थी? ठीक ना? यानी कि अब राष्ट्रकवि दिनकर जी के पत्नी का क्या नाम थी? तो क्या नाम थी? श्यामवती देवी। याद रखिएगा, इसका आंसर को नंबर हो जाएगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी की क्या नाम थी? तो श्यामवती देवी। ठीक ना? याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी ऑनर्स कब और किस विषय से किए थे? दिनकर जी ऑनर्स कब किए थे और किस विषय से किए थे? तो दोस्तों आपको बता दें, इसका ऑनर्स पेपर था इतिहास और यह किए थे 1932 में। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? आप लोग बताइए कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग का, दिनकर जी कौन सा विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे? दोस्तों इससे पहले हम लोग क्वेश्चन जो देखे उसमें था क्या कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? तो किस विश्वविद्यालय में थे? बिहार विश्वविद्यालय में। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया कि दिनकर जी कौन सा विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे? तो दोस्तों यह जो थे भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता
किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यानी कि दिनकर जी जो पहली कविता लिखी थी वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो किस पत्रिका में हुई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर। क्या हो जाएगा दोस्तों? छात्र सहोदर। याद रखिएगा, छात्र सहोदर में पहले कविता इसमें प्रकाशित की थी किसने? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक दोस्तों, याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? अब बताइए कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि पहली पत्रिका इन्होंने 1925 में प्रकाशित की थी। ठीक दोस्तों, देख लिया तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी कितने वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित की थी? दोस्तों इन्होंने कविता पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था प्रणभंग। इसका यह पहली कविता पुस्तक थी। ठीक ना? तो यह कब प्रकाशित, कितने वर्ष की अवस्था में प्रकाशित किया था? कब किया था? तो 21 वर्ष की अवस्था में। ठीक दोस्तों, याद करते चलिएगा साथ साथ, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिए जम के। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि 21 वर्ष की अवस्था में देश पहली कविता पुस्तक प्रकाशित की थी। तो दोस्तों अभी हम लोग कुछ क्षण पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं कि 21 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर प्रणभंग कविता पुस्तक की प्रकाशित की थी। ठीक दोस्तों, याद हो गया आप लोगों को। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां निम्न में कौन कौन है? तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रणभंग जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी, और रेणुका जो 1935 में प्रकाशित हुई थी, हुंकार 1938 में प्रकाशित हुई थी। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक दोस्तों प्रणभंग जो हुई थी इसका कब प्रकाशित हुई थी? 1929 में। ठीक ना? कुछ गलती हो गया होगा तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। ठीक ना? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बता दिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम, ये प्रमुख काव्य कृतियां किनकी रचना है दोस्तों? तो यह सब जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन कौन सी है, याद रखिएगा यहाँ पे, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम। ठीक ना? यह सब प्रमुख काव्य कृतियां रामधारी सिंह दिनकर जी का। याद रखिएगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां निम्न में कौन है? अब बताइए कि काव्य कृतियां निम्न में कौन है? तो आपको ऑप्शन थोड़ा बता देते हैं कि मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, या इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां इनमें से सभी है। ठीक दोस्तों, क्या है? इनमें से सभी है। याद रखिएगा, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर और संस्कृति के 4 अध्याय इनके काव्य कृतियां हैं। ठीक, याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की प्रमुख गद्य कृतियां निम्न में कौन है? तो बताइए कि दिनकर जी की प्रमुख गद्य कृतियां निम्न में कौन है? आपको बता दें दिनकर जी की प्रमुख गद्य कृतियां है शुद्ध कविता की खोज बट पीपल, यानी कि इनमें से सभी। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। याद रखिएगा कि गद्य कृतियां पूछा है तो काव्य की भूमिका, उसके बाद वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की गद्य कृतियां कौन सी है? अब बताइए कि दिनकर जी की गद्य कृतियां कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता दें कि दिनकर की डायरी इसकी गद्य कृतियां है। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिनकर जी को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों, जब हम लोग लेखक परिचय कर रहे थे तो सबसे अंतिम में यही 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 पॉइंट लिखा हुआ था कि दिनकर जी को उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को याद हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, रामधारी सिंह दिनकर कितने के दशक में कविता लिखने की शुरुआत की थी? ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी फटाफट कमेंट में। आप पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 के दशक में। ठीक, चलिए समझ गए, यहाँ तक देख लिया अच्छा से क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कौन सा दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए? दोस्तों, जब हम लोग लेखक परिचय कर रहे थे तब वहां पे बहुत ही शानदार तरीके से किए थे ये सब पॉइंट, ठीक ना। तो आप लोगों को याद होगा, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, एक एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, फिर उसके बाद जो है कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश करें। इससे आपका हैबिट बढ़ेगा याद करने का, ठीक ना। तो यह जो थे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए थे। याद रखिएगा, कौन से दशक के? चौथे दशक के। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों, क्या नाम से जाने जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि के रूप से जाने जाते हैं, या प्रधानमंत्री के रूप से जाने जाते हैं, या सेनापति के रूप से जाने जाते हैं? तो आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हम लोग इसको कहते हैं, ठीक ना। जो कि बिहार से ताल्लुकात रखते थे। एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो बताइए कि हमारे जो कवि है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, यह जो है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि है। याद रखिएगा, कौन से युग के? छायावादोत्तर युग के, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? दोस्तों, जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे अर्धनारीश्वर, तो आपको पहले ही बताए थे कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौ नंबर में दिया हुआ है शंकर और पार्वती। ठीक दोस्तों, एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं कोई भी चीज को, तो अच्छी तरह से पहले उसको देखिए, समझिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? दोस्तों, जब हम लोग कर रहे थे अर्धनारीश्वर चैप्टर, तब उसमें यह बात लिखा हुआ आया था कि नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यानी कि अर्धनारीश्वर से यह लिया गया है यह पंक्ति, ठीक ना। याद रखिएगा, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? पंक्ति क्या है कि नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। ठीक, कहाँ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के शुरू करते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों देखिए, आपको बता देते हैं कि पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्म। तो दोस्तों, दिनकर जी को जो पुरस्कार दिया गया था वह पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक दोस्तों, देख लिया तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो चलिए थोड़ा फास्टली करते हैं। क्या है? अर्धनारीश्वर किस लेखक की रचना है? तो आपको बता दें, अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक दोस्तों, देख लिए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना निम्न में कौन सी है? तो कौन सी है? उसने कहा था नहीं है, झूठन भी नहीं है, तिरिश भी नहीं है, और अर्धनारीश्वर है, जो कि हम लोग अभी उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के कौन से जिले में हुआ था? ठीक दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा किए सिमरिया बेगूसराय बिहार के, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ठीक ना, अभी हम लोग चर्चा किए हैं इसके बारे में कि पहली काव्य पुस्तक इसका प्रणभंग है। ठीक ना, याद रखिएगा कौन सी पुस्तक है? प्रणभंग है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? कौन सा अधिकार दिया था?
आप लोग भी पढ़े हैं मेरे साथ-साथ और हम भी पढ़े हैं। तो क्या भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, जो कि धर्माचार्य ने यह भी अधिकार महिलाओं से छीन ली थी, ठीक ना? छीन लिया था। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग को, जब हम पढ़ा रहे थे चैप्टर तो आपको बोले थे कि यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ उठ के आ गया, वही पंक्ति क्या कह रहा है, तो देखिए, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? ठीक, किसका कथन है दोस्तों? तो यह किसका कथन है? आइए आप लोग थोड़ा बताइए, इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग भी थोड़ा कमेंट में इसका आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। क्या होगा? प्रेमचंद। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक देख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो आपको बता दें, अर्धनारीश्वर निबंध विद्या से संबंध है, ठीक ना? अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंद कौन स्वयं वृंद बन गया और नारी नारी को उसने कली मान लिया? तो यहाँ की के जगह को होगा दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी, ठीक ना? अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया है कि पुरुष जो है स्वयं को वृंत मान लिया है और उन्होंने नारी को कली मान लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो किस प्रकार का रूप है? कल्पित रूप है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट किए थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वह देश हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं, जो बहुत ही शानदार तरीके से देखिए, ठीक है। तो नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। यह ऐसा प्रेमचंद, वो जो कि बहुत महान लेखक थे, ठीक ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? उर्वशी भी उन्हीं की है, रश्मि रथी भी उन्हीं की है, कुरुक्षेत्र भी उनका ही है, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। दिनकर जी की रचना क्या है? उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, तीनों है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोस्तों, इसका उत्तर भी दिया हुआ है यहाँ नीचे में, तो आप लोग को अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो उत्तर में, तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है, ठीक ना? कहीं भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना? दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग को घबराने की जरूरी नहीं है। तो इसी के साथ साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, एक जरूरी सूचना है कि आप यहाँ पे क्लास करते हैं तो इसके बाद हम आपको पहले प्लानर बता चुके हैं कि हम लोग कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। उसी मुताबिक हम लोग जो है अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। तो इसके बाद जो भी चैप्टर आएगा उस चैप्टर को हम लेके आएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। उसी तरह हम पूरा हिंदी का बुक को समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद है ग्रामर परसेंट है, ठीक ना? सब कुछ आप लोग को बताएंगे, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।